आप जानते हो दोस्तों कि ईरान को कोई भी मुल्क फतह क्यों नहीं कर सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। ये है ईरान, दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन में से एक। पिछले तकरीबन 500 सालों से ईरान इन्हीं बाउंड्रीज के साथ दुनिया के नक्शे पर मौजूद है और शायद ही दुनिया की कोई सुपर पावर हो जिससे ईरान का टकराव ना हुआ हो, चाहे वो रोमन्स हो, अरब्स हो, मंगोल्स हो, तुर्क हो, रशियन हो या फिर अमेरिकन हो। हर एक सुपर पावर में ईरान को फतह करने की कोशिश की है और उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ईरान दुनिया के क्रॉस रोड के ऊपर है। यही वो एक कंट्री है जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया तीनों बड़े आज़मों को आपस में कनेक्ट करता है। और आज का ईरान 7 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ईस्टर्न साइड पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान के साथ, और वेस्टर्न जो साइड है उस पर इराक, टर्की, आर्मेनिया और आज़रबाईजान के साथ। इसके अलावा ईरान को 3 समुद्रों की एक्सेस भी है। इसके नॉर्थ में कैस्पियन सी, साउथ में पर्शियन है और गल्फ ऑफ अमान भी है। और ईरान की सदर्न साइड पे दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक पॉइंट भी है जिसे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कहते हैं। दुनिया की 20% ऑयल और गैस की सप्लाई इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजर कर जाती है। और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के पास ये 7 आइलैंड्स भी 1970 से ईरान के कंट्रोल में। हालांकि इससे पहले इन पर किसका कंट्रोल था? यूएई का कंट्रोल था। इसी तरह उधर कैस्पियन सी में भी ये आशूरा डे आइलैंड ईरान के कंट्रोल में है। पिछले 40 सालों से ईरान वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ उनके लिए एक दर्द सर बना हुआ है, वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी पावरफुल आर्मीज और इकोनॉमीज होने के बावजूद अब तक कोई भी वेस्टर्न कंट्री ईरान पर अटैक करके उस पर कब्जा नहीं कर सकी। सब कंट्रीज जानते हैं कि ईरान पर डायरेक्ट अटैक करना बहुत ज्यादा बैकफायर कर सकता है और ईरान को उनका नाकाबिल तस्खीर बनाने में बहुत सी और रीजन के साथ साथ उनकी ज्योग्राफी का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम देखेंगे ईरान की हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी और उसकी प्रॉक्सीज वॉर ने उसने इतना पावरफुल कैसे बना दिया है। सबसे पहले हम ईरान की ज्योग्राफी को समझते हैं। ईरान की सदर्न और वेस्टर्न साइड्स पर ज़ैग्रोस माउंटेन रेंज मौजूद है। ईरान की कोस्ट लाइन से लेकर इराक और ऊपर तुर्की तक फैली हुई ये माउंटेन रेंज ईरान को एक जबरदस्त नेचुरल प्रोटेक्शन मुहैया करती है। और ये सारा एरिया याद रखो दोस्तों बहुत पथरीला है और उसे क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इन पहाड़ों का ईरान को इतना फायदा है कि 1980 में जब ईरान ने अटैक किया था, इराक ने जब ईरान पर अटैक किया था तो उसका मंसूबा ये था कि एक तो वहां गज़िस्तान उसका जो एक सूबा है उस जो कि मुकम्मल तेल से भरा हुआ है, ऑयल रिच है, उस सूबे पर कब्जा करके फिर यहां से आगे ईरान के बाकी शहरों पर भी कब्जा करके ईरानियन रेवोल्यूशन को कुचल दे। क्योंकि सब अरब कंट्रीज डरे हुए थे कि ईरानियन रेवोल्यूशन के असरात बाकी अरब तक न फैल जाए। मगर इराकी आर्मी 2 सालों में सिर्फ उधर गज़िस्तान सूबे तक ही पहुंच सकी है। उन्होंने बहुत अटेम्प्ट की, स्ट्रगल की कि वो ज़ैग्रोस के पहाड़ों को क्रॉस करके ईरान पर कब्जा कर सके, मगर उन्हें कामयाबी बिल्कुल भी नहीं मिली। और फिर इवेंचुअली ईरान इराकी फोर्सेस को पीछे धकेलता हुआ इराक के अंदर घुस गया। मगर यहाँ पर ईरान को भी एक मसला आया कि जहाँ इराकी आर्मी को आसानी से उसके शहरों से सप्लाई मिल रही थी, वहाँ ईरानी आर्मी को सप्लाई पहुँचाना बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि ईरान के सारे बड़े डिपो और शहर ज़ैग्रोस माउंटेन रेंज के दूसरे तरफ थे। और यही वजह थी कि 8 साल बाद ये जंग बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई और दूसरे कंट्रीज़ के बॉर्डर भी दोनों कंट्रीज़ के बॉर्डर में 1 इंच भी चेंज नहीं आया। इसी तरह ईरान के नॉर्दर्न पर कैस्पियन सी के साथ अल्बोर्ज माउंटेन रेंज भी मौजूद है। और ये लुट डेजर्ट जो इसे नॉर्दर्न साइड से प्रोटेक्शन देती है। और ये पहाड़ सिर्फ ईरान को नेचुरल प्रोटेक्शन नहीं देते बल्कि बहुत सारे रिसोर्सेज भी देते हैं। ये दोनों माउंटेन रेंजेस जो हैं यूरेनियम, सिल्वर, गोल्ड और जिंक से माला माल है। और ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े जिंक के रिजर्व्स मौजूद हैं। इस तरह 20वीं सदी में ईरान ने इस जोग्राफिया को 4 चांद लगा दिए जब यहाँ पर्शियन गल्फ के पास ऑयल और गैस के बहुत बड़े रिजर्व्स जो है ना वो डिस्कवर हुए। और आज की डेट में पूरी दुनिया के 10% ऑयल
और 15% नेचुरल गैस के रिजर्व्स किसके पास है? ईरान के पास है। ईरान को एक और चीज जो प्रोटेक्शन देती है वो 2500 किलोमीटर लंबी ये कोस्ट लाइन है जो दो समुद्रों को आपस में डिवाइड करती है। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा सी पोर्ट दुनिया के एक बहुत बड़े चौक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है और यही पॉइंट आज ईरान का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल लेवरेज भी है। अगर ईरान अपनी नेवी के जरिए ये पॉइंट बंद कर देता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि दुनिया की 15% एनर्जी सप्लाई यहां से गुजर कर एशिया और यूरोप को जाती है। अगर आप फर्ज करें कि दुनिया ये कोस्ट लाइन और ये दो माउंटेन रेंजेस जो हैं इनको क्रॉस करके ईरान के अंदर आ भी जाएं तो यहां पर सबसे बड़ा बैरियर ये दश्त लूत और कुर्दिस्तान है। यानी लूत डेजर्ट जिसके बारे में कहा जाता है कि हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ, सबसे गर्म इलाका ऐसे कहा जाता है, क्योंकि 2005 में यहां पर 70 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। इस टफ और एबनॉर्मल जोग्राफिया की वजह से ईरान को फतह करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहा है। लेकिन आज की डेट में जो दूसरी चीज ईरान को इतना पावरफुल बनाती है वो है उसकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हम ईरान के डेमोग्राफिक्स को देख लें तो उसकी जो आबादी है तकरीबन 9 करोड़ है, जिसमें 95% शिया मुस्लिम है और आबादी का तनासब देखा जाए तो 62% इसमें पर्शियन है, 16% आजरी हैं और 10% कुर्द हैं और बाकी 10% बलोच और लुर अरब और तुर्क इसमें शामिल हैं। और अब 1989 की शिया रेवोल्यूशन से पहले ईरान एक लिबरल कंट्री था और इस खिते में अमेरिका के बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एलाई भी समझा जाता था। उस जमाने में अमेरिका ईरान को मिलिट्री जेट्स तक सप्लाई किया करता था, लेकिन फिर इमाम खमेनी के आने के बाद यहाँ के सारे डायनेमिक्स चेंज हो गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1979 से पहले ईरान और इसराइल के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इनफैक्ट ईरान 1948 में इसराइल को एक्सेप्ट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री भी था, लेकिन इमाम खमेनी ने आते ही फ़लस्तीन की सपोर्ट में आवाज़ उठाई और अनाउंसमेंट की कि अब से इसराइल ईरान का नंबर 1 दुश्मन है। तेहरान ने इसराइल के सारे जो डिप्लोमेटिक टाइल्स थे वो ख़त्म कर दिए और इसराइल जाने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी और तेहरान में मौजूद इसराइली एम्बेसी को पैलेस्टीन एम्बेसी में कन्वर्ट कर दिया। उसका सबसे पहला नतीजा तो ये हुआ कि इसराइल के साथ साथ ईरान के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए। लेकिन ताल्लुकात की ये खराबी सिर्फ इसराइल और अमेरिका तक ही नहीं रही, बल्कि ईरान के इर्द गिर्द मौजूद सारे अरब स्टेट्स भी शिया रेवोल्यूशन के बाद अलर्ट हो चुकी थी। वो सब इस बात से खौफजदा थे कि कहीं ईरान की आइडियोलॉजी इधर अरब स्टेट तक ना पहुँच जाए और उसके नतीजे में उनके किंगडम्स को अच्छा खासा नुकसान पहुँच सकता है। बिकॉज इन सब अरब स्टेट्स में क्या थी? बादशाहत थी। और 1980 में इन्हीं सब अरब स्टेट्स ने मिलकर सद्दाम हुसैन को ईरान पर अटैक करने के लिए बैक किया था और यहां पे ईरान को समझ आ गई थी कि अगर उसने सरवाइव करना है तो उसे अपने आइडियोलॉजी को बाहर दूसरी कंट्रीज तक भी एक्सपेंड करना होगा, क्योंकि उसके और उसके सबसे बड़े दुश्मन इसराइल के बीच ये सारे अरब कंट्रीज हैं जो उनके सख्त खिलाफ है। इसलिए उसे कुछ ऐसा करना होगा कि इसराइल से दूर होने के बावजूद वो उसको ट्रैक कर सके। और यहीं पर ईरान ने ऐसे सारे ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो एंटी इसराइल या एंटी ज़ायनिस्ट थे, जैसे कि फ़लस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला, सीरिया में फातिमून ब्रिगेड और उसके साथ साथ इराक में अल बदर और यमन में गौसी। और इस सारे नेटवर्क को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है और इसी नेटवर्क के जरिए ईरान, इसराइल और इवन अरब कंट्रीज पर भी प्रेशर रखता है अपना कि वो ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचें। इसलिए जब इसराइल ने गजा पर बम्बारमेंट शुरू की तो उधर लेबनान से हिजबुल्ला ने इसराइल पर मिसाइल फायर कर दिए और यहाँ यमनी गौसियों ने रेड सी से गुजरने वाले इसराइली और अमेरिकन जो शिप्स थे उसको ड्रोन के जरिए टारगेट करना भी शुरू कर दिया। ईरान की इसी प्रॉक्सी वॉरफेयर जो है स्ट्रैटेजी है, इसने काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक बना दिया ईरान को। अब वॉरफेयर जो स्ट्रैटेजी की बात हम करें तो ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जनवरी 2024 में जब गौसियों की तरफ से यहाँ से गुजरने वाले कंटेनर्स पर लगातार ड्रोन अटैक्स किए जा रहे थे तो तब फ्रांस ने यमन के शाहिद ड्रोन को गिराने के लिए $1 मिलियन वाला
एस्टर 15 सर्विस टू गियर मिसाइल यूज किया, जहां यमनी ड्रोन की कास्ट की बात की जाए तो वो सिर्फ $20,000 थी, और यमनी गौसियों को ये सारे ड्रोन्स कौन सप्लाई कर रहा था? ईरान सप्लाई कर रहा था। और इन ड्रोन्स की इतनी धूम मची है कि रशिया यूक्रेन के खिलाफ भी इन्हीं ईरानी ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहा है। और अमेरिकन सेंट्रल कमांड के 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास पूरे मिडल ईस्ट में सबसे ज्यादा और मॉडर्न बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, और ईरान के सारे मिसाइल 2000 किलोमीटर तक अपनी टारगेट को हिट भी कर सकते हैं। तो अगर हम ईरान की ज्योग्राफी और ज्योग्राफी उसकी प्रॉक्सी वॉर है या प्रॉक्सी स्ट्रैटेजी है और ड्रोन टेक्नोलॉजी को देखें तो इसके बावजूद ईरान पर वेस्टर्न दुनिया की सैंक्शंस भी हैं, और इसकी इकोनॉमी ऑफिशियल ग्राउंड भी पर बहुत छोटी है, और ईरान एक ऐसे कंट्री के तौर पर सामने आया जिसकी पोटेंशियल के बारे में बहुत सी अनसर्टेनिटीज भी हैं, चाहे वो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, प्रॉक्सी नेटवर्क की फंडिंग हो या मिसाइल टेक्नोलॉजी हो। और ईरान के बारे में बहुत सारे ग्रे एरियाज भी हैं इनके, जिनकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज इस पर डायरेक्ट अटैक करने से कतराते हैं। अगर हम सिर्फ इसी पॉइंट को देखें जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो दुनिया के दो अहम पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदब स्ट्रेट जो है ईरान की टारगेट रेंज में है। तो यही चीज इसे बहुत ज्यादा पावरफुल लेवरेज भी दे देती है। अब तो रशिया और चाइना भी अनऑफिशियली ईरान को बैक कर रहे हैं, और हाल ही में जब हमास के लीडर इस्माइल हानिया को ईरान में असैसिनेट किया गया तो बहुत सारी ऐसी अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स भी सामने आई कि रशियन इंटेलिजेंस और मिलिट्री जनरल्स ईरानी ऑफिशियल से मिले हैं और इन्हें यकीन दिलाया है कि अगर वो इसराइल के खिलाफ रिटेलिएट करते हैं तो वो ईरान का भरपूर साथ देंगे। फिलहाल तो इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद ईरान के इंटरनल सिक्योरिटी पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, और बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि जैसे इंटरनली कुछ गड़बड़ भी है। ईरान उस पर कब और कैसे रिटेलिएट करेगा, और क्या ईरान इसराइल और अमेरिका का जवाबी वार है वो सहने की ईरान सलाहियत रखता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।